अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉक्सिसिटीज ऑफ एस्पिरिन के बारे में। देखो, 3 तरह की टॉक्सिसिटी हमारे पास हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और ये टॉक्सिसिटी डिपेंड करेगी कि आपने डोज कितनी कंज्यूम की है एस्पिरिन की। सबसे पहले आती है माइल्ड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, जिसे कि हम बोलते हैं सैलिसाइलिज्म सिंड्रोम। माइल्ड टॉक्सिसिटी एनाल्जेसिक डोजेस पर होती है, 0.3 to 1.5 ग्राम पर डे इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, या फिर हेल्दी एडल्ट 70 किलो का जो होगा। अब माइल्ड टॉक्सिसिटी में हमारे पास सिम्टम आते हैं हेडेक, टिनिटस, वर्टिगो, कंफ्यूजन, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट की प्रॉब्लम्स होगी होंगी क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो रखा है। इसके साथ साथ स्वेटिंग इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि एस्पिरिन जो है वो क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन करवा दे रहा है। हाइपर एपनिया हो जाता है, रैपिड और फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है, और बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग पेशेंट करने लग पड़ता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी का, जिसकी वजह से फर्दर कंफ्यूजन जो है ब्रेन के अंदर वो और ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी हो रही है पेशेंट को, यानी कि एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग का केस है, तो वहां पर हमारे पास यही सारी चीजें बहुत ज्यादा एनहांस दिखाई देती है। अब अगर सीवियर टॉक्सिसिटी या फिर एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग का केस हुआ है, तो वहां पे एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ये चीज हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा एस्पिरिन डोज को वो कंज्यूम कर लेते हैं। अडल्ट में जो फेटल डोज होती है वो होती है 15 से 30 ग्राम, और बच्चों में ये डोज जो है वो और ज्यादा कम होती है। तो सिम्टम्स क्या आते हैं? वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन सबसे पहली चीज होती है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन कॉमन हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अनकॉमन सिम्टम आता है, हाइपर पैरेक्सिया। यूजुअली एस्पिरिन फीवर को डिक्रीज करता है, लेकिन एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, एक्यूट पॉइजनिंग के केसेस में बहुत ज्यादा फीवर जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। अब वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन हुई है, उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बॉडी का वो डिरेंज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से जो मेंटल कंफ्यूजन है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब बॉडी के पास इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी? जितना भी उसके पास ग्लूकोज है उसको मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि पेशेंट जो वो हाइपरग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस करेगा। अब गैस्ट्राइटिस की वजह से हमारे पास जीआई हेमरेजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हेमरेज या फिर ब्लड लॉस या फिर अल्सर्स बनने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, और पेशेंट जो है वो फाइनली मेंटल स्टेट्स ऑफ एजिटेशन या फिर कंफ्यूजन की स्टेट पे पहुंच जाता है। अब देखो, बहुत ज्यादा ब्लड शुगर है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा कम है, बॉडी पहले ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो यहाँ पे ना एनर्जी रहेगी ना इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो बॉडी जो है वो कन्वर्जन शो करना स्टार्ट कर देगी, यानी दौरे पड़ना पेशेंट को स्टार्ट कर जाएंगे। दौरों के बाद स्टेज आती है कोमा की। कोमा, अगर पेशेंट चला गया कोमा में और उसके बाद भी उसे रिवाइव नहीं किया गया या फिर उसकी जो जितनी भी नीड्स है उन्हें सेटिस्फाई नहीं किया गया, तो वहां पे हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पहले, और बहुत ज्यादा हार्ट जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। उतनी ऑक्सीजन डिमांड जितनी बॉडी को चाहिए और हार्ट को चाहिए, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो फाइनली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट पे चला जाएगा, क्योंकि हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए चलने के लिए, और फिर डेथ जो है वो फाइनल कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एस्पिरिन के बारे में। देखो, ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें एस्पिरिन नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे पहले हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनमें ये पहले ही बीपी ज्यादा है, वहां पे अगर हम एस्पिरिन देते हैं तो एस्पिरिन हमें पता है कि टैकीकार्डिया इंड्यूस कर रहा है और टेकिपनिया इंड्यूस कर रहा है, मतलब कि हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करवा रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स पर और ज्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करवा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग का कंडीशन हो सकता है। अगर हम पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं तो वो ब्लड वेसल को ही फाड़ देगा, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन पेशेंट में नहीं देना। एस्थमेटिक पेशेंट में हमारे पास एस्पिरिन जो है वो अस्थमा को ट्रिगर करा रहा है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी के अंदर ट्रिगर करवा रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे हम एस्पिरिन नहीं देंगे। अस्थमा के पेशेंट को भी एस्पिरिन नहीं देंगे। इसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर का पेशेंट। देखो, पेशेंट पहले ही पेप्टिक अल्सर से ग्रसित है या उससे पहले ही परेशान है, हम एस्पिरिन दे रहे हैं तो स्टमक की जो लाइनिंग है वो और कम म्यूकस सिक्रीट करवाएगी। म्यूकस सिक्रीट कम होगा तो HCl जो स्टमक के अंदर होता है, स्टमक के अंदर जो एसिड होता है, वो क्या करेगा? जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको और ज्यादा डैमेज करेगा, जिससे कि अल्सर्स के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। तो हम पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को भी नहीं देंगे एस्पिरिन। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर पेशेंट पहले ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर पर है किसी पर भी, यानी कि पेशेंट का पहले ही ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पे अगर हम एस्पिरिन देते हैं तो वो ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम को और ज्यादा डिले करवा देगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट का अगर कोई भी कट लग जाता है तो वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हीमोफीलिया के पेशेंट हो गए, उनमें हम एस्पिरिन नहीं देते। चिल्ड्रन विद वायरल सिंड्रोम, अगर बच्चा है वायरल सिंड्रोम चला हुआ है, बरसात का मौसम चला है या फिर सर्दी का मौसम चला है, तो वहां पे वायरल अटैक या फिर जुकाम वगैरह कॉमन रहता है, तो बॉडी पहले ही कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होती है। ऊपर से बच्चे का सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है,
कि वो इन ड्रग्स को इजीली मेटाबोलाइज कर पाए। तो वहाँ पे रेस सिंड्रोम जो कि हमने ऊपर बात करी थी उसकी डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। रेस सिंड्रोम में 3 चीजें याद करनी है हमने। ये लिवर पर अटैक करता है, हेपाटोसाइट्स को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से फैटी इन्फिल्ट्रेशन लिवर की इंक्रीज कर जाएगी। अब फैटी इन्फिल्ट्रेशन लिवर की इंक्रीज कर जा रही है तो लिवर जो है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स या ड्रग्स को बाहर नहीं निकाल पाता बॉडी से, और यही ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर। अब ये ब्रेन में जाके क्या करेगा, ब्रेन में ब्रेन की एंसेफेलोपैथी करवा देगा। वहां पे क्या होगा, ब्रेन की स्वेलिंग कर जाएगी, क्योंकि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स अगर ब्रेन के अंदर जा रहे हैं तो ब्रेन कहीं ना कहीं से उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फ्लूइड लेवल है उसे इंक्रीज करेगा, तो वहां पे ब्रेन की एंसेफेलोपैथी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है हेपेटिक नेक्रोसिस की। एस्पिरिन लिवर डैमेज भी इंड्यूस करती है। उसके बाद प्रेगनेंसी अगर नियर एट टर्म है, यानी 1 महीना रह गया, 1 हफ्ता रह गया प्रेगनेंसी को, तो उस टाइम अगर प्रेग्नेंट वुमेन एस्पिरिन कंज्यूम कर रही है तो वहां पे पोस्ट पार्टम हेमरेज इंक्रीज कर जाता है, लेबर की इंडक्शन को भी डिले करवा देता है एस्पिरिन। इसके साथ साथ डक्टस आर्टेरियोसस का क्लोजर प्री मैच्योर हो सकता है या फिर डिले हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। या तो डक्टस आर्टेरियोसस जो बेबी का है वो पेट के अंदर ही क्लोज कर जाएगा, ये एस्पिरिन करवा देता है, प्री मैच्योर क्लोजर भी करवा देता है और इसको डिले भी करवा देता है। या फिर वो बच्चा जो पैदा होने के बाद भी उसका जो डक्टस आर्टेरियोसस है, हार्ट का जो वेल्व है, वो बंद नहीं हो पाता है। तो दोनों केसेस हमारे लिए खराब है, तो हमें बहुत सोच समझ के एस्पिरिन देना है। उसके बाद आती है बात ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की। अगर लैक्टेटिंग मदर है, क्रॉनिकली यूज कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि इनडायरेक्टली जो बेबी है उसको एस्पिरिन कंज्यूम करवा रहा है बाय द मिल्क। अब बेबी का जो सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो एस्पिरिन को प्रॉपरली मेटाबोलाइज कर दे, तो उसमें जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं एस्पिरिन के वो बेबी के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी एस्पिरिन अवॉइड कर